नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात किसानों की। एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला बना हुआ है। सरकार ने 5वें दौर की पेशकश की हुई है तो किसान संगठन भी तैयार है, लेकिन हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प में हुई एक युवक शुभकरण की मौत और 26 घायलों पर किसान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घायलों में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले जगजीत सिंह डलेवाल भी शामिल हैं। उधर पुलिस वालों ने घायल होने के तथ्य भी सामने रखे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप और बातचीत के आश्वासन के बीच किसानों का दिल्ली मार्च फिलहाल 2 दिन के लिए तो स्थगित है, लेकिन चुडुनी ग्रुप ने आज 2 घंटे यानी 12 से 2 बजे तक हरियाणा के सड़कों पर जाम किया। फिलहाल हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट 23 फरवरी तक बंद रहेगा। आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया है कि युवक की मौत पर कल देश भर में आक्रोश दिवस मनाया जाएगा और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत होगी। आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। तो दिल्ली मार्च के दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई और 26 घायल भी हुए हैं। सवाल यह है कि हिंसा रोकी क्यों नहीं जा सकी, क्यों हुआ ये सब? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की। बुधवार को किसान संगठनों ने शंभू और खनौरी इन 2 रास्तों के जरिए दिल्ली मार्च करने की कोशिश की और उसका नतीजा ये रहा। सबसे ज्यादा तीखी झड़प संगरूर जींद के खनौरी बॉर्डर पर हुई। इसमें एक नौजवान किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शुभकरण महज 2 एकड़ जमीन के किसान थे। घर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहन की शादी के लिए उन्होंने कर्ज क्यों लिया होगा। उनकी मौत के बाद इलाके में तनाव है और बहन बदहवास। उनकी मदर है जो एक्सपायर हो गई सर। अच्छा। काफ़ी समय हो गया जी। और उनके जो फादर हैं जी वो अब नॉर्मल है थोड़ा। सर उनकी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर थी बहुत। वो किसानी करते थे, पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाए, इसी वजह से कि घर की आर्थिक जो कमज़ोर थी। उनकी एक बहन थी और उसने शादी की और एक बहन उनकी अभी कुंवारी है। 21 तारीख को हुई इस हिंसा के बाद खनौरी बॉर्डर पर सन्नाटा है। बिखरा पड़ा सामान, टूटी गाड़ियां, जली पराली बता रही हैं कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच कैसे हिंसक झड़प हुई होगी। इस हिंसा पर प्रदर्शनकारी किसानों के अपने तर्क हैं और पुलिस के अपने। ये तो रबड़ बुलेट होती है, जो रबड़ बुलेट बोलते हैं जिसको। हाँ। ये इसका यूज करती है। ये सबसे छोटा साइज है रबड़ का। अच्छा। जो मतलब पहले रबड़ की मतलब बुलेट आती है वो थोड़ी सी एडजस्ट होती है। वो मतलब ऐसे है, ये ना हार्ड रबड़ यूज नहीं करते। ये स्पेशल उन्होंने तैयार करवाई है गोली। ये बुलेट है जो ये रबड़ वाली हार्ड। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस की बातचीत आपने सुनी, लेकिन 2 सरकारों के बीच में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पंजाब सरकार ने शुभकरण की मौत के बाद ये कहा कि वो अपने यहाँ पर मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का जवाब देते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाया कि आंदोलनकारी किसान को
पंजाब पुलिस ने पंजाब में रोका नहीं और उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा होने दिया। लेकिन ऐसे क्या हालात बने जिससे हिंसा भड़की? दरअसल दिल्ली मार्च का नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लोवाल और सरवन सिंह पढ़ेर कर रहे हैं। 21 तारीख को गर्म मिजाज प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ये दोनों ही किसान नेता शंभू बॉर्डर पर थे, लेकिन खनौरी बॉर्डर पर इस तरह का कोई इंतजाम नहीं था। उस समय ये बताइए कि उस वक्त कौन सा किसान लीडर थे यहाँ? कोई डल्लेवाल जी या सरवन सिंह पढ़ेर, इस तरीके के कोई किसान अगुआ थे आपके यहाँ पे? सर हमारे किसी भी बंदे ने अगे ਵਧਣ ਦੀ कोई कोशिश नहीं की। हाँ। इन्हें जान के ਬੰਬ चला ਦਿੱਤੇ जी। अच्छा ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੋੜ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਬੜਾ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਆਹ ਦੂਜਾ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਭੱਜਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ जी। सरकार अब किसानों से 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी बैठक करके बड़े आंदोलन की धमकी दी है, लेकिन फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी हक बनाने के मामले पर गतिरोध बना हुआ है। मांगों के ऊपर पटियाला से संजय कौशिक और गजाली के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो 21 तारीख को हुई हिंसा के बाद एनडीटीवी की टीम खनौरी बॉर्डर पर भी पहुंची हुई है। देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। किसान संगठनों ने 21 तारीख को दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था और 2 रास्तों से ऐलान किया था दिल्ली जाने का। एक रास्ता जो आपने लगातार टीवी पर देखा, शंभू बॉर्डर, जहां पर मैं था उस वक्त, और एक रास्ता ये था खनौरी बॉर्डर। जो ये खनौरी, पंजाब का जो खनौरी कस्बा है, वहां से ये जो सड़क है ये जाती है नरवाना और जींद की ओर, रोहतक होते हुए ये दिल्ली जाती है। यहाँ पर इस बॉर्डर से भी जो है वो किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली जाने की कोशिश की थी और उसके बाद में 21 तारीख को हिंसक एक झड़प हुई आंदोलनकारी किसानों के साथ में, और उसके जो निशान हैं वो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए गाड़ी पूरी तरीके से टूटी हुई है और ये इस तरीके की ये केवल एक गाड़ी नहीं है। आपको आगे मैं दिखाऊं, ये कार एकदम तोड़ दी है। दूसरी ओर ट्रैक्टर आप देखिए पंक्चर कर दिया। उसके बाद ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से टूटा हुआ है। एक ये ट्रैक्टर सामने आप देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर तोड़ दिया और ट्रैक्टर तोड़ के और इसके बाद में इसकी बैटरी वैटरी सारी निकाल ली। जो आंसू गैस के इतने गोले यहाँ पर छोड़े गए कि अभी भी आपको सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अभी तक भी जो माहौल है उसके हवा में वो सारी चीज़ें घुली हुई महसूस हो रही हैं आपको। बिल्कुल ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना बाड़बंदी, ये बिल्कुल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की बाड़बंदी है, जिस तरीके की बाड़बंदी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर है, उसी तरीके की बाड़बंदी जो है वो खनौरी बॉर्डर पर है। अब आपको दूसरी ओर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 21 तारीख को जो दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया था उसमें खनौरी बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर तीखी झड़प हुई, और उस झड़प में सबसे दुखद बात यह है कि शुभकरण नाम के एक नौजवान किसान की यहाँ पर मौत हो गई। इस जगह पर मौत हुई थी और उसके सिर पर एक जख्म का निशान है बहुत गहरा। अब पोस्टमार्टम अभी जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि गोली के ज़रिए उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो इस पर कुछ नहीं कहा गया। लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी की बात है, जो पेच फंसा हुआ है, वो कैसे आखिर जो है वो सुलझेगा ये, और कैसे जो है वो जो डेडलॉक है, जो सरकार और आंदोलनकारी जो किसान हैं उनके बीच का जो डेडलॉक है वो कैसे सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर जो तनाव है वो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो है वो इस मुद्दे को कैसे सरकार सुलझाती है, ये देखने वाली बात होगी।
हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देश में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में किसान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। इस कमेटी को लेकर क्या है प्रदर्शन कर रहे किसानों की राय, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग को लेकर अब तक चर्चा चल रही है, लेकिन नोएडा के किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कमेटी का गठन तक कर दिया है, लेकिन किसान इस कमेटी से खुश नहीं है। जब अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब हमें पता लगा, अभी तो शासन से तो कोई हमारे पास आया ही नहीं है, तो उस पर हम सोच रहे हैं। डीएम साहब ने हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, चारों जो हमारी समिति हैं, उनको बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। हमारी फिर उस जो होगा, हमारी फिर अपनी यहाँ मीटिंग होगी, जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुकूल हम आगे काम करेंगे। जब तक हमारे किसान, जिन लोगों की ज़मीन जा रही है, वो उसमें मीटिंग में शामिल नहीं होंगे हमारे किसान नेता यूनियन के, तब तक हम इनकी कमेटी को विफल ही मान रहे हैं। ऐसे ये एक आध दफ़े हमें पहले वादा दे चुके हैं और कमेटी यहाँ से बना के भेज भी दी और फिर फेल कर दी। आइए, चुनावों को मद्देनज़र देखते हुए ही इन्होंने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। कमेटी बनाने के ऐलान के बाद नोएडा के कलेक्टर ने किसान नेताओं से मुलाकात की। इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने और प्रदर्शन खत्म करने को लेकर बात हुई। अभी हमें सूचना मिली है कि जो हमारी डिमांड थी, जिसमें हाई पावर कमेटी बननी थी, जो 10% के मुद्दे पर, नए कानून के मुद्दे पर और अन्य सारे विषयों पर, 1000 मीटर के मुद्दे पर जिसे निर्णय लेना है, तो कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो राजस्व परिषद के चेयरमैन होंगे, सदस्य उसके मंडल आयुक्त होंगे और हमारे यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के डीएम होंगे। 3 महीने में कमेटी को अपनी सिफारिशें सरकार को देनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 24 दिनों से नोएडा में जारी प्रदर्शन को खत्म करने के लिए भले ही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बात अपनी शिक्षा व्यवस्था की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की परीक्षा में छात्रों को किताब ले जाने की इजाज़त देने पर विचार कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि सीबीएसई ने इस साल के आखिर में 9वीं और 10वीं क्लास के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जबकि 11वीं और 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो आगे के सभी परीक्षाओं में लागू किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर कई सवाल भी होंगे और 2 खास मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ गए। डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह, निदेशक हैं शैक्षिक मूल्यांकन सीबीएसई से ही, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं लतिका गुप्ता, शिक्षा शास्त्री। पहले मिस्टर सिंह में, अगर मिसेस सिंह मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रज्ञा जी, इसको लेकर ये है कि हमारे छात्र, ये सवाल अमूमन सोचा जाता है एग्जाम्स में, भाई जब तैयारी कर आएंगे कितना याद रख पाते हैं, उसी पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे होंगे, क्या कैसे समझाएंगी इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण? नमस्कार निधि जी। ओपन बुक असेसमेंट का जो प्रस्ताव है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं पर आधारित है, जो ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ असेसमेंट कल्चर ऑफ असेसमेंट, पैरा 4.34 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बारे में कहती है। और यही हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में कहा गया है कि जिसमें मूल्यांकन के कई सारे तरीके हो सकते हैं जो कि फॉर्मेटिव, समेटिव में उपयोग किए जा सकते हैं। ओपन बुक असेसमेंट एक उसी तरीके का मूल्यांकन का पद्धति है जो असेसमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए हमारे लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जो 21वीं शताब्दी की दक्षताएं हैं जिनके माध्यम से हमारे बच्चे
जो दैनिक हमारे चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने के लिए योग्य बन सकें, उनमें दक्ष बन सकें, ऐसी क्षमताओं का उनमें विकास करने के लिए असेसमेंट के तरीकों को में भी बदलाव लाने की अनुशंसा दी गई है। तो जो ओपन बुक असेसमेंट है वो उसी तरीके का एक असेसमेंट का तरीका है जो हम उसमें इस चीज के लिए हम पायलट करेंगे आगामी सेशन में। डॉक्टर सिंह, एक तरह से छात्र को एक ये तर्क भी दिया जा रहा है कि इतना अच्छा प्रिपेयर करना होगा कि अगर उनको अनुमति भी मिले तो कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट लेना है तो वो भी होगा, या फिर कुछ माता पिता ये भी कह सकते हैं कि बच्चे ये भी सोच सकते हैं पढ़ के ही क्यों जाएं अगर किताब हमारे साथ है। तो उस भ्रम को या उसको कैसे एड्रेस करें? मैम, उसमें देखिए जो ओपन बुक असेसमेंट है, अगर हम किसी के बारे में अगर हम रोट मेमोराइजेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो आपने जो पढ़ा वो आपने लिख दिया, लेकिन ओपन बुक असेसमेंट का मेन सिद्धांत यही है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो हमारी स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो रट के लिखने की जो प्रवृत्ति है उससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है, और ओपन बुक असेसमेंट उसमें हमारी मदद करने के लिए हम उसमें देखेंगे कि हमारा कैसा इसमें क्या क्या इस प्रोजेक्ट में और इसके पायलट में क्या क्या हमारी नई इंसाइट्स निकल के आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं निधि जी जो इसमें हमें देखनी है। पहली बात तो है कि क्या बच्चे इसको किस तरीके से लेते हैं, स्कूल्स इसको किस तरीके से परसीव करते हैं, टाइम कितना लगता है, टीचर्स के लिए क्या तैयारी की जरूरत है और बच्चे इसके लिए क्या तैयार हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी पायलट में ही, तो उसके आधार पर ही हम आगे के लिए क्या डिसीजन लेना है वो हमें पायलट में ही पता चलेगा। इसीलिए हम इसको शुरुआत में 9वीं और 11वीं के कुछ सीमित सब्जेक्ट्स में ही करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लतिका गुप्ता, आप किस तरह से देख रही हैं इस प्रस्ताव को? आपका क्या इनिशियल असेसमेंट है? जी निधि जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि सुनने में तो बहुत ही अच्छा विचार है, और खासकर क्योंकि ये सीबीएसई से आया है, क्योंकि आज शायद आपको पता होगा कि शहर में कई कोर्ट केस हुए हैं जो विद्यार्थियों ने किए, सीबीएसई से कॉपी निकलवाई और सीबीएसई के इन्विजिलेटर एग्जामिनर्स ने कहा कि क्योंकि पाठ्यपुस्तक में से हूबहू वाक्य नहीं लिखे गए थे इसीलिए अंक कम आए हैं। तो सीबीएसई ओपन बुक की आज बात कर रहा है, तो ये एक नया चरण है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि मूल्यांकन किसका? जाहिर है मूल्यांकन सिर्फ विषय वस्तु का नहीं होता है, मूल्यांकन कौशलों का, दक्षताओं का, सोचने के तरीके का होता है। तो क्या हमारी व्यवस्था में शिक्षक ऐसे पढ़ाते रहे हैं? आज फरवरी के महीने तक क्या आप देखें, और क्या अचानक वो बदल जाएंगे नवंबर की तैयारी के लिए? पूरी व्यवस्था जिसमें से आप निकली हैं, मैं निकली हूँ, पिछले कुछ सालों में व्यवस्था जिस ओर गई है, जहाँ और ज़्यादा रटने पर जोर चला गया है क्योंकि एमसीक्यू पे चली गई व्यवस्था, इसमें से अचानक इस 200 साल पुरानी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन। किताबें भी आप देखिए, पाठ्य पुस्तकें भी देखिए, अच्छे प्राइवेट या सरकारी किसी की भी आप देखिए, इसी तरह से होती हैं। 5 कारण इसके बताइए, 5 कारण उसके बताइए, और जो रख पाए। उसके अलावा एक मुझे लगता है कि हमारा जो एक संस्कार है जिसको शिक्षा या विद्या वर्ड में, शब्द में जो समाया हुआ है, वो है थोड़ा याद करना, कंठस्थ याद करके बता पाना। तो ऐसे में अचानक हजारों शिक्षक एक आमूलचूल आंतरिक परिवर्तन से गुजर जाएं और कल से अचानक कक्षाओं में उस तरह की पढ़ाई होने लगे, ये तो मुझे एक बहुत ही हसीन स्वप्न लगता है। इतना बड़ा बदलाव बहुत धीरे धीरे आना चाहिए। वही डॉक्टर सिंह का यही कहना है कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट है, उसको देखेंगे। मैम, इसमें सवाल एक गंभीर सवाल इसमें ये भी आता है कि इसको लागू करने में आपने बोला पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको कैसे लिया जाएगा? जैसे विद्या का शब्द उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि स्मरण शक्ति एक तरह से होती है, लेकिन एक छात्र के लिए क्या कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए कुछ ये बदलाव लाया जा रहा है, या इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि एक असर की रिपोर्ट हम देखते जब कहते हैं कि भाई हमारे 9वीं क्लास के बच्चे हैं या 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 2वीं कक्षा की, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, एक हमारे सामने वो डेटा भी है। तो ये किस तरह से इसका बैलेंस सीबीएसई कर रहा है, या क्या विचार सीबीएसई के? मैम, सर्वप्रथम मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगी आपके माध्यम से सभी को कि ये असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं में से एक है। पहली बात।
दूसरा, हमारा जो बोर्ड है वो काफी सारे उसने मेजर्स लिए हैं जिससे कि पढ़ाने के तरीकों में बदलाव आ सके। उसके लिए कई सारे हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसी पेडागोजीज का यूज करने के लिए हम लोग कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें शिक्षकों को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से पढ़ाने का तरीका सिखाया जाए, जिससे ये सारी पद्धतियां, ये सारी पेडागोजीज वो पेडागोजीज हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इन सब में कारगर सिद्ध हुई हैं। तो बच्चे को और टीचर्स को इसके लिए तैयार करना, यही हमारा हम इसके बारे में कई सारे इसमें हमने मेजर्स लिए हैं और उसमें हम आगे भी प्रयासरत हैं और कंटिन्यूसली रहेंगे, ताकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो भी विजन है वो हम उसे पूरा कर पाएं। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि क्या इसका असर होता है और कैसे ये प्ले आउट करता है हमारे छात्रों और शिक्षकों के सामने कि अगर ओपन बुक एग्जाम हो। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जैसलमेर में इन दिनों रेगिस्तान के बहुत सारे रंग खिल रहे हैं। वहाँ मरूम उत्सव चल रहा है। साफे बांधने की प्रतियोगिता से लेकर तरह तरह की झांकियों ने बांध रखा है समा। एक रिपोर्ट। बीएसएफ के माउंटेन बैंड का भव्य जुलूस, ऊंटों पर बैठे बांकी ध्वज वाले जवान, पूजा और भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ जैसलमेर का मशहूर मरू उत्सव। जैसलमेर की अलग अलग गलियों और हवेलियों के बीच से गुजरती शोभा यात्रा ने अपना अलग रंग बिखेरा। हमारे सारे देशी मेहमान, विदेशी मेहमान सभी शोभा यात्रा का लुत्फ उठाते हुए और अगले 3 दिन भी हमें देश विदेश के सैलानी समारोह के दर्शक बनते हैं। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोग स्थानीय संस्कृति की रंगतें समेटे तरह तरह के जुलूस और साफा बांधने की भी प्रतियोगिता। राजस्थान की आन बान शान पहचान है साफा और पगड़ी, और टर्बेंटाइन कंपटीशन इसी पर आधारित है। देशी के साथ साथ विदेशी सैलानी जो है वो भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस कंपटीशन में। अब विदेशी सैलानी जो है वो जमकर लुत्फ उठा रहे थे। उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के साफे जो है वो पहने हैं और मेरे सहयोगी कहूंगा कि वो दिखाएं। अब जो है वो इनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है। ये आतुर है, इन्होंने जो है कुछ चंद मिनटों पहले सीखा है कि साफा कैसे बांधते हैं, उसे देखा है, और जो सबसे बेहतर साफा बांधेंगे उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है वो इनाम से नवाजा जाएगा। राजस्थान के इस रतीले रंग में देश भर से आए लोक नर्तक और कलाकार भी मिला रहे हैं अपना रंग। हमारे साथ वो बाकी जवान हैं जिनके लिए इससे पहचान मिली है। ये लोग तैयार होते हैं, प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपनी शौक के लिए भी तैयार होते हैं। वैसा दाढ़ी बड़ी अतरंगी कर रखी है, कितना एंजॉय है, कितना मूड है, और लोग इस दाढ़ी के लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हमारा तो काम है राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाना। उसी संदर्भ में हम हर साल यहाँ आते हैं। मेरे को 4 साल हो गए यहाँ आते हुए, और जीतना हारना अलग बात है, लेकिन एक जो मजा आता है, एक एंजॉयमेंट मिलती है, सबसे मिलना होता है और जो अपना हुनर है वो दिखाने को मिलता है, तो हम तो मस्त रहते हैं सर। कितना एंजॉय कर रहे हैं डेजर्ट फेस्टिवल में? फेस्टिवल बहुत एंजॉय किया भाई। 105% आए हैं। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सभी से 125 दोस्तों में एक साथ 105 टेंट में तो रुके। बहुत अच्छा मजा आया। राजस्थान कल्चर देख के बहुत मजा आया। कैसा लग रहा है मैडम कल्चर यहाँ का? कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर ले, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख लीजिए। कैसा लग रहा है सर? एंजॉय कर रहे हैं, झूम कर डांस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत मजा आया। सब जगह डांस किया, सब जगह देखा, सब ये बढ़िया मजा आया। शनिवार तक चलेगा ये समारोह। आप चाहें तो इस उत्सव में शामिल होकर एक समृद्ध विरासत का हिस्सा हो सकते हैं। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो शायद अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महज 1 साल में 75 जिलों का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, फिर कितना वीक्स है? 52।
हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। सो डायनेमिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूं, इंजन की तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं,